अगला आ गया बेटा लैंड रिफॉर्म। यहां पर एक शब्द आता है रिफॉर्म। रिफॉर्म यानी जो शेप है, जो फॉर्म है, जो अभी अवस्था है, उस अवस्था को दोबारा से रीअरेंजमेंट उसका किया जाए, उसको हम रिफॉर्म कहते हैं। इस पर एक स्टोरी बताता हूं। एक बारी स्वामी विवेकानंद ने अपनी सभा में एक आवाज लगाई कि आई नीड रिफॉर्मर्स, जो बदलाव ला सके। तेरा नेटवर्क गड़बड़ है, बाकियों को आ रही है। तो स्वामी विवेकानंद ने एक अपनी सभा में आवाज लगाई, आई नीड रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स यानी कि जो बदलाव ला सके। हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक अंदर से वो जो एक हीरोइक वाली जो फीलिंग होती है ना, वो हमारी साइकोलॉजिकल सब में होती है, दैट आई वांट टू बी हीरो, आई वांट टू बी शाइनिंग स्टार। तो मैं लाऊंगा बदलाव, मैं लाऊंगा चेंजेस, मैं लाऊंगी चेंजेस। सारे खड़े हो गए। उसने क्या पूछा था? स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि आई नीड रिफॉर्मर्स, यानी कि जो बदलाव ला सकें। सब खड़े हो गए। अगली स्टेटमेंट थी स्वामी विवेकानंद की कि दोज हु कैन रिफॉर्म देमसेल्फ। सारे बैठ गए। अपने आप को कहां बदला जाता है? रिफॉर्म यानी कि बदलाव तो लाना चाहते हैं, मगर हम खुद में नहीं। तो इस स्टोरी से ये जुड़ा हुआ है रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड में जो ये लैंड के रिफॉर्म्स नहीं है, बेसिकली लैंड से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम थे ना, जैसे जमींदारी सिस्टम या लैंड का वो जो छोटा छोटा पार्ट्स है उसका सिस्टम, कई सारे ऐसे सिस्टम्स थे, लगान का सिस्टम, ऐसे कई सिस्टम्स थे जिन्होंने हमें परेशान करके रखा था, हमारी खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई। दोज आर नोन एज लैंड रिफॉर्म्स। यहां पर पढ़े मेरे साथ। लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरली रेफर टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स. Land reform measures have been introduced by various underdeveloped and developing countries for attaining a rational land distribution pattern and viable farming structure. Viable यानी कि जो possible changes के साथ. There was a great need of land reforms in the country like India, where majority of its population still depends on agriculture. Land reforms were required to achieve the objectives of equity in agriculture. क्या problem थी? अब यहां पर एक धन्ना सेठ है, उस धन्ना सेठ के पास ये लैंड ही लैंड है भाई, और यहां पर कई परिवार हैं बेचारे छोटे छोटे मेरे जैसे गरीब लोग, उनके पास ये लैंड है। मिसमैच है ना, देयर इज अ मिसमैच। इतने सारे लोगों के पास ये छोटी सी लैंड है। आप देखो, अभी मैं आज की डेट का एग्जाम्पल दूं आपको, अब तो खेती बाड़ी की तो हम बात नहीं कर रहे। कई धन्नाढ़ लोग हैं देश में जिनके पास, एक आदमी के पास इतनी जमीन, इतनी जायदाद, और कहीं छोटे छोटे घरों में इतने सारे लोग रहते हैं। तो इक्विटी तो नहीं थी ना। तो इक्विटी को लाना था, जिसकी लिए लैंड रिफॉर्म्स जरूरी थे। तो उसका जो सबसे पहला काम किया हमने, ये लैंड रिफॉर्म्स ही हैं। आगे वाले आंसर में भी मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं बेटा? आप किसी सरकारी ऑफिस गए, सरकारी ऑफिस गए, आपने कोई सरकारी काम कराना। अब आप सरकारी ऑफिस में यहां से घुस ही रहे थे कि यहां पर आपको एक बंदा मिला। आप जानते हो ना इसको, इस कैरेक्टर को तो आप पहचानते हो बेटा। आप कौन है? ये खड़ा था यहाँ पे, कहता लाओ बाबूजी मुझे तो, मैं आपका काम अंदर से करा के लाता हूं। अंदर काम होना था 100 रुपए का, इसने हमसे मांगे 5,000, क्योंकि हमें अंदर पता ही नहीं अंदर कैसे होता है, कि हम घबरा गए। तो ये इंटरमीडियरीज बीच में खत्म करने। इंटरमीडियरीज कौन थे? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब एक ये बड़ा जमींदार आदमी, अब बड़ा जमींदार है, या अंग्रेजों के पास जमीन थी, ये जमीन जो है थोड़ी थोड़ी ये 3 लोगों को देनी।
अब 3 लोगों को देनी थी, इनके पास जाएं और जमीन ले, मगर बीच में और बहुत लोग थे, इसको पैसा खिलाओ, फिर इसको पैसा खिलाओ, फिर यहां तक पहुंचो। अभी इस बीच में जो पैसा खिलाया, अंत में खेती बाड़ी के बाद इसके पास कुछ बचा ही नहीं। एक और इंटरमीडियरी था, आपने अपना खेती करी, अब आपका माल तैयार है, ये ट्रक आपका तैयार है और ये माल आपने मार्केट ले जाना। मार्केट में पहुंचने से पहले फिर यहां पर वो वही अपना बंदा खड़ा है, आप जानते हो इसको, ये फिर खड़ा है यहाँ पे, कह रहा है यार तू कहाँ ले जाएगा माल, तेरा माल नहीं बिकेगा अंदर, अंदर तो तेरे से 10 रुपए दे दें तेरे को पर किलो तो बहुत है, मैं तेरे से 13 रुपए किलो में लूंगा माल। ये बड़ा खुश, इसने दे दिया इसको। इस नालायक ने अंदर जाकर यही माल 25 रुपए किलो बेचा। ये सारा साल मेहनत करता रहा और 13 रुपए पर किलो ले गया। ये नालायक कुछ नहीं किया, शराब पी के यहां खड़ा हो गया और कितने रुपए ले गया, 13 रुपए, 12 रुपए पर किलो ये भी ले गया। ऐसे इंटरमीडियरीज को खत्म करने से हमको, हमारे पास यहां पर देखो ये क्या कह रहे हैं, The abolition of intermediaries brought 200 lakh tenants, किराएदार, into direct contact with the government. गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए कि साहब जो कहीं गलती हो भी रही थी, जो कहीं हमारा नुकसान हो रहा था, वो भी खत्म। ये पहला था लैंड रिफॉर्म। सेकंड लैंड रिफॉर्म ये है बेटे, ये क्वेश्चन अलग नहीं है, लैंड सीलिंग। मैंने अभी आपसे एक एग्जांपल दिया था कि ये धनाढ़ व्यक्ति है और ये लैंड है इसके पास, और कई ऐसे बेचारे छोटे छोटे लैंडलेस लोग हैं जिनके पास ये लैंड। गलत है। सरकार ने कहा दिस इज द मैक्सिमम लैंड यू कैन हैव। ये सारी लैंड जो है, ये सारी जिसपे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये सारी लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर करी। सीलिंग होता है बेटा अपर लिमिट। आपके कमरे की अपर लिमिट क्या है, आपके घर की रूफ। तो सीलिंग इज द अपर लिमिट कि भैया हमने अपर लिमिट बांध दी है, इससे ऊपर लैंड आप नहीं रख सकते। अभी थोड़े दिनों में ये नहीं आता कोविड, तो रूल आ रहा था कि एक आदमी के नाम पर 1 या 2 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। वो रूल आ रहा था, वो चक्कर यही था। अब हम जैसे गरीब लोग जो हैं, मेरे जैसे, एक प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे नहीं है, और ये ऐसे एचएस जैसे नालायक लोग जिन्होंने वो बाहर खड़े हो होकर वो जो कमाइयां करी हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ, ये प्रॉपर्टी यहाँ, ये प्रॉपर्टी। अब एक आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी और इतने सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं, तो सरकार ने ये लैंड ली, इसके टुकड़े काटे और ये टुकड़े इनमें बांट दी एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। इसको हम कहते हैं लैंड सीलिंग। पहला लैंड रिफॉर्म हुआ कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए बीच के दलाल लोग थे वो बंद कर दिए, खत्म किए। तो जो टेनेंट था, जो लैंडलेस आदमी था, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंच गया। दूसरा हमने रिफॉर्म किया कि लैंड सीलिंग बांध दी कि भैया इससे ज्यादा लैंड कोई भी अपने पास नहीं रख सकता। देन हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि लैंड सीलिंग, इंटरमीडियरीज का एबॉलिशन, और एक था इसमें, मैं एक आपको नाम अभी लिख लो, उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। उसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। दैट नेम इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स क्या है बेसिकली। अब जैसे यहाँ पर 3 लोग हैं बेटा, ए, बी और सी, तीनों गरीब लोग हैं मेरी तरह, तीनों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं, ठीक है। अब ये गरीब लोग जो यहाँ अपना बेचारे काम करते हैं, अब ये ट्रैक्टर लेकर घुसा यहाँ, ये ट्रैक्टर लेकर घुसा, अब ट्रैक्टर का साइज देखो और जमीन का साइज देखो, यहाँ घुसा, यहाँ घुसा, घुमाने की भी जगह नहीं है बेचारे के पास, तो ट्रैक्टर से खेती नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे कोई मशीनें यूज नहीं हो पा रही। सरकार ने कहा इन तीनों को आप मिला दो। ये तो मैंने अलग अलग दिखाई हैं, अलग अलग जमीनें हैं नहीं, सिर्फ बाउंड्री है, कहीं में तो सिर्फ मिट्टी की बाउंड्री होती है,
कईयों में दीवार होती है, कईयों में मिट्टी की बाउंड्री होती है, कई पेड़ों से बाउंड्री बना लेते। तो सरकार ने कहा यार ये तीनों को मिला लो, ज्वाइन देम। अब ये बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, ये खेती आप करो, ट्रैक्टर से करो या किसी से भी करो। अब प्रोडक्शन आपकी ज्यादा आएगी, उस प्रोडक्शन को जितनी जितनी जमीन है उसके हिसाब से आप बांट लो। फॉर एग्जाम्पल आपकी 90 टन प्रोडक्शन आई और तीनों की इक्वल जमीन थी, सो 30 इसके, 30 इसके, 30 इसके। इंडिविजुअली कर रहे तो 20 इसके आ रहे थे, 20 इसके आ रहे थे, 20 इसके आ रहे थे। अब 20-20 की जगह कम से कम 30-30 तो हिस्से आ गया। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, इज दैट ओके? तो हमने 3 चीजें करी इसमें, लैंड सीलिंग, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, एंड थर्ड इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, दिस इज ओल्ड। तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन? बदलाव। कोई बदलाव आना। क्या बदलाव रातों रात आ जाता है? क्या बदलाव रातों रात आ जाता है? नहीं आता। इट टेक्स टाइम, ईयर्स टू गेट द चेंज। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन भी थी, किसी एक दिन नहीं आ गई। ठीक है, ये फेसेस थे इसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के यहां पर हमारे फेसेस थे। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी, यहां पर देखो आप ध्यान से, आपके 2 फेसेस में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई। फर्स्ट फेज मिड 60 टू मिड 70, मिड 70 टू मिड 80, 2 फेसेस हुए। इन 2 फेसेस में, पहले फेज में तो आपने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां तक आपने HYV सीट्स पहुंचाए। और सेकेंड फेज में 70s टू 80s के बीच में ये लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स तक ये बात आपकी पहुंच गई। होता ही है ना बेटा, कोई एक बंदे ने वो चीज को यूज करनी शुरू करी, वो बड़ी अच्छी रही, अब वो अच्छी रही, फैलते फैलते फैलते, अब जैसे कोविड की कोई दवाई आएगी, वो कोविड की दवाई एक दिन में तो सबको ठीक नहीं कर जाएगी। कहीं एक जगह यूज होगी, वहां अच्छी होगी, फिर उसकी जगह दूसरे लोग उसको यूज करना लगेंगे, फिर उस, जैसे हमारे देश में आजकल अगर आपको मैं सच्ची बताऊं तो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पे चल रहे हैं हम लोग। हमारे देश में पहले ये केजरीवाल जैसे लोग नहीं थे जो ये नहीं पूछते थे कि तुम्हारे लोगों को चाहिए क्या। नाउ ही आस्क्स व्हाट डू यू एक्चुअली नीड। हमारे स्टेट में, इन दिल्ली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स आर गेटिंग बेटर। अब वो जो बेटर हो रहे हैं, दे आर, इफ दे आर गेटिंग बेटर, बिकॉज ऑफ दिस द अदर स्टेट्स आर फॉलोइंग दिस। अब धीरे धीरे सारी स्टेट्स ऐसी पॉलिटिक्स अपनाएंगी, तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगी 8-10 साल में। इसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन भी जब धीरे धीरे एक जगह पर HYV सीड्स यूज करना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू किए, फर्टिलाइजर से पहले मेन्योर यूज होता था, खाद, फिर केमिकल यूज होना शुरू हो गया, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मारने की दवाई यूज करना शुरू कर दी हमने। तो ये सारी चीजों को यूज करते करते, इसको जो हमने 60s से शुरू किया और 80s तक ले गए, ये 10-15 साल का जो पीरियड था, इसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, क्योंकि हमारे माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक ही दिन आ गई। नहीं, इट डज नॉट। द चेंज, एज फार एज द होल कंट्री इज कंसर्न्ड, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो हमारे पास अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आई? इसका कारण था ये कि हमारी 75% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, हमारी एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट, हमारी प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो, टेक्नोलॉजी वाज आउटडेटेड, देन कंटिन्यूड एफर्ट्स, मेनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये सारी चीजें तोड़ी। क्या किया? सबसे पहले HYV सीड्स यूज किए। ठीक है, HYV सीड्स के साथ साथ हमने क्या यूज किया? हमने फर्टिलाइजर्स यूज किए, हमने पेस्टिसाइड्स यूज किए, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करी फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी देना। बेटा पानी पहले हम डिपेंड करते थे, एक राग हमें सिखाया था, वो राग हमने गाना
और हमें लगता था कि बारिश आएगी और हमारे खेतों में पानी आ जाएगा। आजा रे मेघा मेघा रे आजा, सुना आपने? वो मेघा कहते हैं बारिश को कि आजा भाई। अब ये एचएस कई अभी थोड़ी देर पहले गा रहा था, जो बारिश आई ना, आप देखी होगी आपने घर के बाहर, ये गा रहा था ये राग। तो पहले हम जो है इस पे डिपेंडेंट थे, अब राग की जगह हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आ गए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमने वहाँ इरिगेशन के लिए मॉडर्न टूल्स, टुलू पंप्स वगैरह ये सब लगाने शुरू किए, जमीन के अंदर से पानी निकाला और जमीन को दे दिया वापस। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ये मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज में हम कहाँ गए और सेकंड फेज में हम कहाँ गए। दिस वाज अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में मुझे नहीं लगता आपको और कुछ बताने की जरूरत है, यू नो व्हाट इज ग्रीन। एक और क्रांति भी आई थी बेटा 70s में, कैन यू नेम निशांत, व्हाट वाज दैट क्रांति, व्हाट वाज दैट रेवोल्यूशन? तो पता नहीं। व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं, जिसमें अमूल ने बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत अच्छा वो निभाया। श्वेत क्रांति दूध को लेकर आई थी, जो दूध वेस्ट हो रहा था वो दूध यूटिलाइज होना शुरू हो, जो दूध कहीं लग नहीं पा रहा था वो लगना शुरू हो गया, दैट इज श्वेत क्रांति। खैर अभी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, हमारे लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जरूरी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ गया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे पूछ रहा है बेसिकली। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, बेटा पहले अगर खेती कम हो रही थी तो अपने घर में ही लग गया जो बना। अब चूंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स, टुलू पंप्स, इनकी वजह से हम खेती बाड़ी में प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे। तो जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे तो हमारे पास सरप्लस भी हमें मिलने लग गया। हमारे पास, हमने इतनी खेती करी, ये तो खुद खा लिया, और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास सरप्लस भी आया, ये हम ले गए मार्केट, बाजार ले गए और बाजार में बेचा। तो दिस इज वन इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के हम मार्केटेबल सरप्लस पर आ गए। सेकेंड, हमारे पास बफर स्टॉक, बफर स्टॉक के भले बुरे समय के लिए हमारे पास स्टॉक था, हमारे पास खेती थी। जैसे बफर स्टॉक, ये बेटा अभी आप समय देख लो, कोविड के टाइम पे अगर खेती नहीं हुई फिर भी हमारे पास थी प्रोडक्शन, तो दैट इज बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होने लगा, जो कि अब कोविड के टाइम पे सोच लो हमारे पास बफर स्टॉक है तो देश बच गया, क्योंकि खेती अगर रोक दी किसान ने कोविड में, खेती नहीं हो पा रही, प्रोडक्शन फर्दर नहीं हो पा रही, लेकिन हमारे पास पुराने अगर स्टॉक पड़े हैं बफर में तो हम उसको यूज कर सकते, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें ये फायदा दिया। देन नेक्स्ट इज बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, मेरे जैसे गरीब लोगों को बड़ा फायदा हुआ। छोटी सी लैंड में हमने बहुत सारी प्रोडक्शन करी, उस प्रोडक्शन से खुद भी खा लिया और मार्केट में भी बेचा। तो दिस वाज बेनिफिट फॉर अस जिनके पास जमीन कम थी मगर खेती ज्यादा चाहिए थी, तो लो इनकम ग्रुप को काफी फायदा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। अगला सवाल है बेटा हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन से ही जुड़ा, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में रिस्क क्या थे। बेटा जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमने वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बंद करी और हमने केमिकल फार्मिंग शुरू कर दी। ऑर्गेनिक फार्मिंग थी बेटा जहां हम खाद यूज करते थे और फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करते थे, जहां हम केमिकल यूज नहीं करते थे, हमने केमिकल यूज करना शुरू किया। तो उसके नुकसान हमें क्या हुए? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, जो HYV सीड्स थे उसमें पेस्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस थे। पेस्ट यानी वो जो कीड़े होते हैं, तो उसका पेस्ट अटैक के बड़े ज्यादा चांसेस उससे बढ़ गए। देन रिस्क इन इंक्रीज ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज, ये कैसे हुआ? जिनके पास तो इनकम ज्यादा थी उन्होंने तो अपना ये खेती कर ली, इससे HYV सीड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन यूज करी, एंड दे डिड इट। बट जिनके पास इनकम कम थी वो तो नहीं कर पाए, तो इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज हो गई कि भाई जिनके पास पैसा था सीड्स खरीदने का, टुल्लू पंप लगाने का, फर्टिलाइजर्स खरीदने का, क्योंकि ये चीजें महंगी आती, तो वो जो है उनसे उन्होंने, जिनके पास था उन्होंने खरीद लिया और उनकी खेती बढ़ गई, उनकी इनकम बढ़ गई। जिनके पास नहीं थे वो और गरीब हो गए।
इज दैट ओके? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हैं ये हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स। डिफाइन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी सेक्टर का क्या रोल है? पहला ये रोल है कि हमारे को नीड क्यों थी पब्लिक सेक्टर की, हमारा प्राइवेट सेक्टर कहां पर फेल हो गया। बेटा कहीं ऐसी जगहें थी जहां पर कैपिटल चाहिए थी बहुत सारी, लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास उतनी कैपिटल थी नहीं। अब जैसे रेलवेज वाला काम है बेटा, रेलवेज वाले काम में हमको चाहिए था बहुत सारा पैसा, रेलवेज बिछाना, रेल चलाना देश में। सोचो एक छोटा सा हवाई जहाज अगर 250 करोड़ का 300 करोड़ का आता है तो ट्रेन कितने की आती होगी? पूरी ट्रेन अगर 200-250 करोड़ का एक हवाई जहाज आता है तो पूरी ट्रेन तो मेरे ख्याल से 20-20 हजार करोड़ की होती होगी, 10,000 करोड़ की एक ट्रेन। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने लास्ट टाइम खरीदी थी, बड़ा टाइम हो गया उस बात, तो अब तो मुझे याद नहीं है। तो वो जो अब वो ट्रेन खरीदना, ट्रेन की पटरियां बिछाना, ये कहाँ संभव है बेटा? एक प्राइवेट सेक्टर के लिए दिस वाज वेरी डिफिकल्ट, है ना बेटा? ये अगम को कहना अगली बार क्लास में आएगा टाइम से, ओके? अगम और गिरीशा को है। अरे अगम तू आजा, अचानक से प्रकट हो गया तू तो, यार भगवान निकला एकदम से प्रकट हो जाता। गिरीशा नहीं प्रकट हो पा रही बेटा, इसको थैंक यू बोलना बेटा है। अरे ये भी हो गई, अरे यार बच्चों को ऐसे चुटकी बजाओ, ऐसे जैसे चमत्कार होते थे ना पहले, ऐसे चुटकी बजाओ बंदा प्रकट, ओए ये कहाँ से आ गया? तो ऐसा ही कुछ होता है अब तो। अरे सर बैठे बैठे थक गया। बैठे बैठे क्या थक गया था? तो तू लेट गया, और हम यहाँ जो मजदूरी कर रहे हैं हम भी लेटे लेटे पढ़ाएं, वीडियो बंद करें और बोलें? बोलना तो है, मैं बोल सकता हूँ लेटे लेटे, कमबख्त मारे बेगैरत। तो पब्लिक सेक्टर के पास तो पैसा था इस तरह की सुविधाओं के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास तो नहीं था, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। देन लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बेटा कई ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर कहता है सॉरी मैं नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि उसको वहां प्रॉफिट का इंसेंटिव नहीं दिखता। सरकार तो ऐसे काम कर लेती है जहां प्रॉफिट नहीं दिखता, तब भी सरकार काम करती है, मगर प्राइवेट सेक्टर वहां काम नहीं करता जहां प्रॉफिट नहीं दिखता। लेकिन वो देश की तरक्की के लिए अगर जरूरी है तो वो प्राइवेट सेक्टर वो तब भी नहीं करता, वो कहता है भाई मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए, तो वहां पब्लिक सेक्टर काम करता है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। बेटा अगर सारी चीजें हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो हमारा सोशल वेलफेयर की बैंड बच जाएगी। आप इलेक्ट्रिसिटी देखिए, प्राइवेट सेक्टर को दिया और बिल देखिए, बेहतरीन बिल आते हैं, बिल। तो उस ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर जो है वो धूमिल हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर चाहिए। तो ये सवाल था कि हमारे को पब्लिक सेक्टर चाहिए क्यों? एक, कि हमारे पास कई ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके। दूसरा, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर का इंसेंटिव ही नहीं है पैसा लगाने। और तीसरा, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं करता। इज दैट ओके? गॉट इट? क्वेश्चन है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनकी रेशो है 2:1। इनकी रेशो क्या है? 2:1। अब ये 2:1 में हमारे पास ये कह रहा है आगे कि दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम। सुहानी इधर वीडियो ऑन और लीव द क्लास बेटा, शाबाश। आई डोंट वांट टू रिमूव। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/19 PSR विल बी 3:2। ठीक है। प्रॉफिट फॉर 31/3/2020 was divided in old PSR। पुरानी PSR में 31/3/2020 वाला प्रॉफिट बट गया है, कितना? 90,000। ठीक है। सुहानी आर यू लिसनिंग?
सुहानी, आर यू तो लिसनिंग? मेरा नेट काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, तो मेरे को ऐसे स्क्रीन तो नहीं दिख रही है, बट आवाज आ रही है। Goodwill of firm is equal to aggregate of 2 years profit, यानी 1,35,000. It was decided that goodwill not be opened in the firm and necessary adjustment be made through capital accounts with which is on stood at 150 and 90. इनके capital accounts हैं 1,50,000 and 90,000. गुडविल अकाउंट खोलना नहीं है, दो काम होंगे यहाँ। आपको मेरी बात सुन लो पहले मेरी। चोटा साहब, यू स्विचिंग ऑन द वीडियो? सॉरी, गुडविल कैसे आई? एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट्स। ठीक है सर। अब यहां पर ना दो काम करने हैं हमने। चटा साहब, इधर 10 seconds में यू स्विच ऑन द वीडियो और लीव। चटा साहब फास्ट। चटा साहब, इधर यू स्विच ऑन और यू लीव। नो 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 मैसेजेस, नथिंग। प्लीज 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 पहले डिसाइड करके बैठा करो। 5:30 की क्लास में 5:40 आ रहे हो और अभी भी 2 मिनट चाहिए। चटा साहब, नेवर डू दिस अगेन। जैन के पास तो हर बार बहाना होता है इसका नेटवर्क नहीं होता। व्हाट इज विद यू? तो यहां पर अगर आप देखें कि यहां पर हमने एक तो ये गुडविल को ट्रीट करना है। 1,35,000 की जो गुडविल है उसको ट्रीट करना है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग ए का हो गया बेटा, ओल्ड थी हमारी 2/3 माइनस 3/5, ये हो गया 15, ये हो गया 10 माइनस 9, 1/15, ये तो सैक्रिफाइस हो गया। और बी का हो गया गेन 1/3 माइनस 2/5, तो ये हो जाता है 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15, ये हो गया गेन। अब एक का हो गया गेन और एक का हो गया सैक्रिफाइस। अब गुडविल कितनी हुई? गुडविल फॉर गेन एंड सैक्रिफाइस ये हो गई 135 इंटू 1/15, तो 9,000 रुपए की गुडविल आ गई। कितने की गुडविल आ गई? 9,000 की गुडविल। अब यहां पर एक और काम हो गया, इसकी एंट्री तो हम कर देंगे क्या? कौन डेबिट होगा? गेनिंग, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000। इज दैट ओके? अब एक और काम हो गया गड़बड़। 31/3/2020 को हमें 90,000 का प्रॉफिट हुआ। हमारा प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दी थी 1/4/19 को ही। तो 19-20 का प्रॉफिट किस में बटना चाहिए था? 3:2 में। ये 19-20 का प्रॉफिट है 90,000। ये जो 90,000 का प्रॉफिट है, ये कौन से साल का प्रॉफिट है? ये 90,000 19-20 का प्रॉफिट है। और ये किस में बटना चाहिए था? 3:2 में। बट किस में गया है? 2:1 में। वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 2020 वाज डिवाइडेड इन ओल्ड पीएसआर। क्या कह रहे हो मेरा? सर इसमें वही जैसे वो पहले चैप्टर में करता है वैसे हो जाएगा ना। पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें। हाँ, वही पहले वापस ले लेंगे फिर नई रेशो में पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और पास्ट एडजस्टमेंट का बनेगा टेबल। कैसे? तो टेबल बनानी नेसेसरी है या फिर वर्किंग्स में डायरेक्ट शो करके दिखा लें? आदत है ना, अगर मैं अभी इसके बिना समझाऊंगा तो फिर आप आधे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसलिए टेबल बना ही देता हूँ। मुझे थोड़ा इसमें आलस नहीं आता कि चलो यार कंफ्यूजन ना हो, दैट इज बेटर। ए बी फर्म
डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन। प्रॉफिट ऑलरेडी किस में दे दिया हमने? 2:1 में। 90,000 करो फर्म में क्रेडिट और इन दोनों में कर दो डेबिट। 60,000 इसमें डेबिट करो, 30,000 इसमें डेबिट। अब प्रॉफिट टू बी गिवन, जो प्रॉफिट देना है वो किस में देना है? 3:2 में। तो ये 90,000 लो वापस और इसको बांटो 3:2 में। 436 36,000 इसका और 18 54,000 इसका आएगा। 54 इसका 36, सॉरी Yes, sir. 54 और 36,000। तो हमने ये बांट दिया। अब फर्म तो बराबर हो गई, इसके पास आया 60, इसके पास आया 54, इसके पास आया 36। तो 6,000 रुपये डेबिट, 6,000 रुपये क्रेडिट। एक और एंट्री हो गई। एंट्री क्या हुई? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो दो एंट्रियां हुई ऑल इन ऑल। एक तो एंट्री ये गुडविल वाली हुई। गुडविल वाली तो सिंपल थी, 90,000 में से गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कर दिया क्योंकि उसने गुडविल रेज करने के लिए मना किया। इज दैट ओके? और जो दूसरी वाली एंट्री है ये किस लिए हुई? हमने अपना जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था उसकी हमने पास्ट एडजस्टमेंट कर। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? ट्रीटमेंट ऑफ specific reserves having liabilities. Treatment of specific reserves having liabilities कि अगर liability है तो उसका specific reserve जो है, जैसे like दो ही ऐसे reserves मिलेंगे आपको। एक मिलेगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक मिलेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको हम बोलते हैं WCR और इसको बोलते हैं IFR। एंट्री कैसे करते हैं? जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? जैसे WCR की एंट्री करनी है तो WCR अकाउंट डेबिट टू WC क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। If claim is more than WCR, अगर क्लेम WCR से ज्यादा है तो WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, एंट्री नंबर 1। और इसी केस की एंट्री नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट being loss distributed। हो गया? कॉपी हो गया? सर एक चीज पूछ रही थी। बोलो। सर इसके अंदर जैसे कि
प्रॉफिट हो रहा है तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है और लॉस हो रहा है तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। हाँ। तो सर इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ रहेगा ओल्ड या न्यू? सब में ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर। एक एग्जांपल देखो, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशो है 2:1 और न्यू रेशो है 3:2। ठीक है, WCR है आपके पास 20,000। अब आपको क्या क्या करना है? केस 1, नो इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेम। केस 2, नो क्लेम ऑन WCR। केस 3, claim of 14,000। Case 4, claim of 27,000। अब हम ऐसे में क्या करेंगे? हम केस वन कह रहा है कि इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम की। वर्कमैन कॉम्पनसेशन किस लिए होता है बेटा? कि अगर किसी वर्कर को कोई चोट लग जाए तो हम इसमें से पैसा निकालेंगे और उस वर्कर को दे देंगे। ठीक है, अब यहां पर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्लेम है या नहीं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यानी कि कोई क्लेम नहीं है। कहते हैं ना, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। आज की डेट में जिसके घर से न्यूज नहीं आ रही है वो अच्छी बात है। सो नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। तो यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यानी पूरा का पूरा 20,000 रुपये खाली है। ये रिजर्व पूरा बांटने के लिए तैयार हैं। तो हम क्या करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो? ओल्ड। 20,000 रुपए को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। 2:1 है, थोड़ा सा एब्रप्ट आएगा बट कांट हेल्प इट। तो हम इसको एब्रप्ट रेशो में ही 2:1 में बांट देते हैं। आई थिंक 13,000 समथिंग होता है। हाँ वही है, 6,667 और 13,333 ये हमने बांट दिया। केस टू में इंफॉर्मेशन है, मगर इंफॉर्मेशन क्या है? कि कोई क्लेम नहीं है। तो ये एंट्री क्या होगी? सेम एंट्री होगी एज केस 1। केस 3 में क्लेम है 14,000 रुपए का। बेटा WCR कितने का था? WCR अकाउंट डेबिट 20,000 टू WC क्लेम 14,000। बच गए कितने? 6,000। वो 6,000 बटेंगे टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 6,000 बट गए 2:1 में। केस 4, अब आपके पास क्लेम है 27,000 रुपए का, रिजर्व सिर्फ 20,000 है। तो आपको 7,000 कहां से लेने पड़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। उस प्रॉफिट एंड लॉस को अब आप बोलोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने एंट्री करी WCR अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। WCR में 20,000 अवेलेबल थे, 7,000 रुपए रीवैल्यूएशन से ले लिए। इसको 7 की जगह बेटा इसको कर दो 26 की जगह कर दो इसको 27। तो यहाँ 6,000 लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर टू WC क्लेम 26,000।
20,000 हमारे पास रिजर्व में थे, 6,000 हमने रिवैल्यूएशन से ले लिए और 26,000 रुपए का क्लेम डाला। अब हमको एक और एंट्री करनी पड़ेगी, वो एंट्री हमारी लॉस की। ये 6,000 का हमने लॉस अपने सिर पे खड़ा कर लिया, रिवैल्यूएशन में कुछ था नहीं और 6,000 से डेबिट कर लिया, तो वो लॉस जो है किन में बटेगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 6,000 रुपए किस में बांटेंगे? 2:1 में, तो 4,000 और 2। रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे समझ नहीं आया क्या है। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है मेरे को समझ नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक दूसरा नाम है फिलहाल रीवैल्यूएशन के लिए, ठीक है? अभी उससे आगे मत जा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसी में अगला आ गया बेटा हमारे पास आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है? मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपके पास 90,000 रुपए और WCR, आपको पानी की बोतल एक ग्लास है, WCR है 20,000, सॉरी WCR कह रहा हूँ, आईएफआर। आईएफआर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स में अगर कोई फ्लक्चुएशन आती हैं तो वो फ्लक्चुएशंस जो हैं इससे हम रिकवर कर लेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होता है तो हम इससे रिकवर कर लेंगे, ठीक है? अगर 20,000 तक का लॉस हुआ तो आईएफआर से कवर हो जाएगा, अगर 20 से ज्यादा लॉस हुआ तो हमें फिर से रिवैल्यूएशन की हेल्प लेनी। सर अगर गेन हुआ तो? गेन हुआ तो हम रिवैल्यूएशन में फायदा क्रेडिट कर देंगे और वो फायदा अल्टीमेटली पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है? जैसे मैं इसमें भी केसेस लेता हूं। केस 1, नो इंफॉर्मेशन। केस 2, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 90,000। केस 3, मार्केट वैल्यू इज 80,000। केस 4, मार्केट वैल्यू इज 60,000। केस 5, मार्केट वैल्यू इज 1,00,000, ठीक है? आइए ये केसेस करते हैं। केस 1, केस 1 है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं है। इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं। अच्छा, पार्टनर्स तो मैंने बताएंगे, ए और बी पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो 1:1 है, ओल्ड रेशियो, ये याद रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ऐसे लिख गया। तो आईएफआर आपका 20,000 पूरा फ्री हो गया, तो आपने कहा आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 20,000 का प्रॉफिट आपने 10,000 इसको दे दिए और 10,000 इसको दे दिए। आपने 20,000 के प्रॉफिट को 10-10 दोनों में दे दिया, ए और बी। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? बताइए, समझ में आ गया? केस 2, केस 2 में हमारी इन्वेस्टमेंट 90,000 की ही है, तो यानी कोई लॉस है ही नहीं, तो आईएफआर फिर से पूरा फ्री है, तो सेम एज केस 1 एंट्री होगी। फिर आ गया हमारे पास केस 3। केस 3 में इन्वेस्टमेंट होगी 80,000 की, तो 10,000 का लॉस हो गया। ये 10,000 का लॉस कौन बियर करेगा? आईएफआर। आईएफआर है कितना? 20,000। इसमें से 10,000 दे दो किसको? इन्वेस्टमेंट को। जो बाकी 10 बचे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 5,000 और 5,000। केस 4, केस 4 में हमारा लॉस है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट होगी 60 की। बेटा 90 से इन्वेस्टमेंट सीधा 60 होगी तो लॉस कितना है? 30। हमारे पास है 20। 10 किससे लेना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन से। हम एंट्री करेंगे आईएफआर अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट,
20,000 IFR, 10,000 रीवैल्यूएशन, 30,000 इन्वेस्टमेंट। हमारा लॉस कितना है चढ़ा ये बता इन्वेस्टमेंट में? 30, IFR कितनी है? 20 तो 10,000 किससे लेना पड़ा? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हाँ, सर बट केस 3 में भी तो हमारा 10,000 का लॉस हुआ है, तब तो हमने ए और बी से लिया है। लिया हमने ए और बी से नहीं, IFR से लिया। 10,000 का लॉस हुआ, IFR 20,000 है, तो 10,000 का इसमें से अच्छा लॉस किया, बाकी 10,000 ए और बी में बांट दिया। ओके सर, ये आपने थर्ड केस में मार्केट वैल्यू इज 80,000 नहीं लिखा? 80 तभी तो 10 का लॉस है, 90 से 80 होगी तो 10 का लॉस हुआ ना चटा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। अब सेकंड, इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी? जो रीवैल्यूएशन में आपने लॉस खड़ा कर लिया 10,000 का, वो कौन देगा? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 5,000, 5,000 और 10,000। नवनीत स्क्रीनशॉट ले ले यार, रुकना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। सभी स्क्रीनशॉट ले लो जिनका कॉपी नहीं हो, डू इट फास्ट। ना अब इसका केस आ गया 4, सॉरी केस 5। हमारे पास इन्वेस्टमेंट अभी हो गई है 1,00,000, 90,000 से कितने की होगी? 1,00,000। तो हमें गेन हो गया कितने का? 10,000 का। हमारे हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 90,000 और आज मार्केट बता रही है 1,00,000 की हो गई, तो हमें 10,000 का गेन हो गया। अब गेन हो गया तो ये तो तय है कि हमें IFR की तो जरूरत है ही नहीं, हाँ या नहीं? क्योंकि IFR तो फ्री हो गया पूरा। तो पहले तो IFR बांट दो आप पूरा। IFR अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल 10,000 टू बीज कैपिटल 10,000। हमने 20,000 रुपए पूरे बांट दिए क्योंकि IFR फ्री है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट से फायदा हो रहा है हमें 10,000 का, वो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया 10,000 रुपए। अब ये रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया तो हमें फायदा हो गया 10,000 का। वो फायदा हम किस में बांटेंगे? ए और बी में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 10,000, 5,000 और 5,000। इज दैट ओके? देखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस ऑन चेंज इन PSR। ये वाले जो रिजर्व्स थे ये स्पेसिफिक रिजर्व्स थे। अब मेरे पास जनरल रिजर्व या जनरल प्रॉफिट हो जिसका कोई लाइबिलिटी नहीं है। अभी तो जो भी रिजर्व थे दोनों WCR और IFR, इन दोनों के अगेंस्ट लाइबिलिटीज थी। अब अगर मेरे पास फ्री रिजर्व हो तो हम क्या करें? दो ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व विदाउट distribution of reserve, that is passing journal entry। अगर हमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है या प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो P&L क्रेडिट अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
and partners capital account debit to losses. एक एंट्री होगी, एक एंट्री होगी। किसमें होंगी दोनों एंट्रियां? ओल्ड पीएसआर में। न्यू पीएसआर का कोई रोल नहीं। और अगर हमने बांटना नहीं है तो फिर हम एक ही एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपने एक ही एंट्री करी। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी सर ओल्ड पीएसआर में है ना? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली ओल्ड पीएसआर कहाँ होती है? अच्छा हाँ ठीक है सर। शराब तो नहीं पी हुई तूने? पी है? So बता। इधर सेकंड एंट्री में सेकंड लाइन क्या लिखी हुई है? 2 लॉसेस। losses. Okay sir. अब जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये नोट करना था। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, मुझे थोड़ा जरा एक सेकंड ले लो, चलो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। चीजें कवर करानी हो ना तो फिर बेटा थोड़ा बढ़ना पड़ता है। हो गया, कर लो। अब ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी पुरानी रेशो है 1:1 और न्यू रेशो है इनकी 3:2। अब जनरल रिजर्व है फर्म के पास 20,000, P&L का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 10,000। बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारे लिए लॉस होता है, ठीक है? इज दैट ओके? तो अब हम यहां पर करने जा रहे हैं केस 1, डिस्ट्रीब्यूशन। केस 1 में कह रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हम क्या एंट्रियां करेंगे? दो एंट्रियां करेंगे यहां पर। एक एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। B's आर ये, 40,000 ये, 60,000 हो गया। 60,000 को A और B में बांटना है, ओल्ड रेशो 1:1, तो 30,000 इसको दे दिया और 30,000 इसको। और दूसरी एंट्री लॉस के लिए भी लॉस भी बांटना है, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना? 10,000 का लॉस है, 5,000 इसमें, 5,000 इसमें, वही ओल्ड रेशो 1:1। और अगर हमें करना हो केस 2 यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ना करना हो, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम दो चीजें निकालेंगे यहां पर। एक तो निकालेंगे नेट अमाउंट। नेट अमाउंट बनता है बेटा 20 + 40 - 10, तो 50,000 रुपए का नेट अमाउंट बनता है। नेट अमाउंट कितने का बनेगा? 50,000 का। और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पे निकालेंगे, ए की हो जाएगी 1/2 - 3/5 पे हो जाएगा 10, 5 - 6 -1/10 और बी का हो जाएगा 1/2 - 2/5 पे हो गया 10, 50,000 समझाना कैसे आया? 1/10। अरे ये दोनों प्लस करके इसमें से ये माइनस कर दिया क्या यार मेहरा, तू भी। ठीक है सर। अब 1/10 जो है मैंने किसका निकालना है? 50,000। तो यहां पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है? ए गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस। तो हम करेंगे A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना? 1/10 1/10, 5,000 रुपए और 5,000।